हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 3 आज कंप्लीट करेंगे, जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3 टॉपिक क्या है? जीवन की चुनौतियां का सामना, जो कि आपके लाइफ में करना है। तो आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 में। अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो सिर्फ आपको 300 में आपको कॉम्बो मिल जाता है, जिसके अंदर आपका 100% साइकोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको मिल जाता है, जबकि एनसीईआरटी में आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो सिर्फ अपने ऊपर आपको 300 खर्च करने होंगे, जिससे आसानी से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को दृष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित सामान्य स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, समायोजन, समन्वय या ऑप्शन डी है विमोचन। जब किसी अपनी आवश्यकता की दृष्टि से जब आप एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कुछ स्थापित करते हो, उसको कहा जाता है समायोजन। ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं समायोजन को? तो एडजस्टमेंट। आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, एडजस्ट करना किसी भी चीज़ में, उसको एडजस्टमेंट कहलाता है। जो कि आपके व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है, जो उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ति में बाधक होती है, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो सेना में जाना चाहता है, लेकिन उसका जो हेल्थ है और उसके माता-पिता जो हैं, उसके लिए परमिशन नहीं देते हैं। तो क्या करता है, उसको वजह से वो असंतोष फ़ील करेगा, मानसिक तनाव और व्यवहार में अस्थिरता देखने को मिलता है। अब वो क्या करता है, उस आर्मी को जॉब छोड़कर, आर्मी का सपना छोड़कर अब वो एक टीचर बनने की चाहत रखता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। अगर उसको क्या कहेंगे, तो उसको एडजस्टमेंट कहेंगे। अपने लाइफ़ को, सेना को छोड़कर अपने फ्यूचर जो आपका उसने जो पहले जो गोल निर्धारित किया था, उस गोल को छोड़कर किसी और काम में सक्सेस पाना खुद को एडजस्टमेंट कहलाता है। अगर इसमें यह असफल हो पाता, तो उसको कहेंगे कुसमयोजन। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, अगर इस एग्जांपल से भी आपको समझ ना आया हो, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जो भी आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, अगर आप उससे शादी करना चाहते हो, अगर आपसे उससे शादी नहीं होता है, तो उसके चलते आपको असंतोष फ़ील होगा, मानसिक तनाव होगा, व्यवहार में अस्थिरता आएगी और आपको प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। शादी ना करने की वजह आपकी फैमिली हो सकती है या किसी की गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं। तो लास्ट में आप क्या करोगे, आप अरेंज मैरिज करोगे। अरेंज मैरिज करके खुद को एडजस्ट कर लेते हो। किसी भी चीज़ में खुद को एडजस्ट करना एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है? तो आप अरेंज मैरिज करके खुद की लाइफ़ को, खुद के प्यार को एडजस्ट आप कर लोगे, ठीक है? उसको कहा जाता है एडजस्टमेंट, समायोजन। अगर उसमें आप सक्सेस नहीं होते, तो उसको कहा जाता है कुसमयोजन, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसी वीडियो पे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है दमन, तर्क, दृढ़ या ऑप्शन डी है कुंठा। कुंठा मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, दृढ़ मतलब रिजिड, कठोरता बोल सकते हो नॉर्मल वर्ड में, या दमन या तर्क। तो किसी फलस्वरूप पैदा हुई तनाव को हम दृढ़ कहते हैं, रिजिड कहते हैं, कठोरता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि तनाव के धनात्मक पहलू कौन है? जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का पॉजिटिव पूछ रहा है आपसे कि स्ट्रेस पॉजिटिव का पहलू कौन-सा कहा जाता है? परिश्रांति, डी स्ट्रेस,
यू स्ट्रेस या ऑप्शन डी है मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यू स्ट्रेस, जिसको हिंदी में सकारात्मक तनाव कहते हैं। सकारात्मक तनाव वैसे व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ने और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप एग्जाम को लेकर तनावग्रस्त फील कर रहे हो अभी, लेकिन आप जानते हैं कि आपने अच्छे से आपने तैयारी किया पेपर देने के लिए, तो आप उसको लेकर एक पॉजिटिव यू स्ट्रेस फील कर रहे हो कि आपने तैयारी किया और आप पेपर अच्छे से दे पाओगे। अगर आपने तैयारी नहीं किया होता तो आपको नेगेटिव फ़ील होता, उसको कहते हैं डी-स्ट्रेस। लेकिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने अच्छे से तैयारी किया हुआ है, तो जो आपको डर लग रहा है पेपर देने से पहले, उसको कहा जाता है यू-स्ट्रेस। और जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है और जो पेपर देने जा रहे हैं, उनके अंदर नेगेटिव थॉट आएँगे कि पेपर क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे, उसको कहा जाता है डी-स्ट्रेस। पॉज़िटिव के लिए यू-स्ट्रेस और नेगेटिव के लिए डी-स्ट्रेस। मैंने कल के वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको पेपर कैसे देना चाहिए और तुक्का लगाने की विधि भी मैंने बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन में आप तुक्का कैसे लगाओगे, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो वीडियो ज़रूर देखना। कल के वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप जाकर वीडियो के सेक्शन में वो वीडियो देख सकते हो और उसमें मैंने बताया भी था कि कौन से एग्ज़ाम में कौन-सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। कौन-कौन सी गलती आप करते हो पेपर देने में, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और कौन-सा पेपर सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, पूरा डिटेल में मैंने कल के वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, जो पेपर देते समय गलती करते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। तो वीडियो देखकर आप उस गलतियों से बच सकते हो और अपना टाइम सेविंग कर सकते हो। और तुक्का लगाने का विधि जो है, जो पेपर में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को कैसे 75% अबोव चांसेस होते हैं सही होने का, उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके एग्ज़ाम में 20-25 प्लस नंबर आपको आसानी से बढ़ जाएँगे अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, उसे फ़ॉलो करते हो, तो आपको 100% आपको बेनिफिट होगा। तो कल के वीडियो में जाकर या फिर मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा। आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी या ऑप्शन डी है जर्मन। 75% आप किसी भी इंग्लिश साइकोलॉजी उठा कर देख लेना, जो भी साइकोलॉजी के जो वर्ड होते हैं, अगर उससे पूछ ले कि उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, किस भाषा से हुई है, तो आँख बंद करके अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आँख बंद करके 75% चांसेस होती है इसका राइट आंसर लैटिन होने का। क्योंकि मैक्सिमम वर्ड जो आपके साइकोलॉजी के हैं, वो मैक्सिमम वर्ड आपके लैटिन भाषा से ही उत्पत्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव के ऋणात्मक पहलू कौन-सा है? जस्ट मैंने आपको बताया था कि तनाव का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैंने आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्ट्रेस का नेगेटिव पहलू कौन-सा है? पहला ऑप्शन है यूस्ट्रेस, डी स्ट्रेस, विश्रांति या ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन-सा अधिक प्रभावी होता है? पहला ऑप्शन है व्यवसायिक सहारा, पारिवारिक कार्यक्रम, संज्ञान में परिवर्तन या ऑप्शन डी है सामुदायिक सहारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञान में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामान्य प्रतिबल क्या होता है? निष्पादन घटाता है या निष्पादन बढ़ाता है या निष्पादन को प्रभावित नहीं करता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निष्पादन होता क्या है? तो निष्पादन किसी कार्य को सही ढंग से पूरा करना, समाप्त करना, निष्पादन कराता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। कोई भी काम को जब आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, पूरे ढंग से उसे कंप्लीट करते हो, तो आपका जो सामान्य प्रतिबल होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? मतलब आपको बताना है कि जो इंसान दबाव फ़ील करता है, उसके अंदर कौन-सा विशेषता नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन है नियंत्रण, चुनौती, प्रतिबद्धता या ऑप्शन डी है दुश्चिंता। दुश्चिंता मतलब क्या होता है? एंग्ज़ायटी, ठीक है? ऐसे वर्ड हिंदी में आपको समझ नहीं आएगा, तो इसका होता है एंग्ज़ायटी, ठीक है? एंग्ज़ायटी जो ऐसे इंसान जो दबाव में खुद को कूल रखे, बिल्कुल भी नर्वस ना हो। आपने देखा होगा जो दबाव में बहुत कम लोग प्रेशर झेल पाते हैं। बहुत लोग दबाव जब फ़ील करते हैं, तो उनके अंदर एंग्ज़ायटी होने लगती है, ठीक है? तो ऐसे इंसान जो दबाव में एंग्ज़ायटी मतलब एंग्ज़ायटी बिल्कुल फ़ील ना करे, उसको कहा जाता है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा एंग्ज़ायटी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हंस शैली। आपने नाम सुना होगा साइकोलॉजी 12 में हंस शैली थ्योरी भी आपको पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी 12 क्लास में। अगर आपने इस थ्योरी को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। क्वेश्चन क्या है? हंस शैली के अनुसार तनाव होता क्या है? पहला ऑप्शन है एक विशिष्ट अनुक्रिया है, एक अविशिष्ट अनुक्रिया, एक समायोजी अनुक्रिया या ऑप्शन डी है एक असमायोजी अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एक अवशिष्ट अनुक्रिया। तनाव के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं यहाँ पे हंसेली। याद रखना हंसेली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो तनाव का सिद्धांत दिया था हंसेली ने। हंसेली ने तनाव शब्द को खोजा भी था और इसकी परिभाषा जो दी थी, शरीर की किसी भी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित प्रतिक्रियाओं के रूप में भी तनाव फील होता है। ठीक है? जो कि आपके हंसेली द्वारा तनाव के सिद्धांत में इसकी व्याख्या की गई थी। हंस शैली का जन्म कब हुआ था? ये सवाल आपके क्लास 12 में पूछा गया था, तो याद रखना 26 जनवरी 1907 में आपके हंस शैली का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी याद रखना और हंस शैली ने तनाव का सिद्धांत दिया था, इसे नोट डाउन कर लेना और इनका जन्म 26 जनवरी 1907 को हुआ था, इसे भी नोट डाउन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, संज्ञात्मक समायोजन का क्या आशय है? पहला ऑप्शन है परिस्थिति के अनुसार अपना स्वयं व्यक्त करना। ठीक है, तो मुझे तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है क्योंकि आपसे पूछ रहा है जो आपका इमोशन होता है उसका समायोजन आप कैसे करते हो। तो जैसी सिचुएशन होती है वो आपका जो इमोशन होता है वैसा आप व्यक्त करते हो। अगर आप सपोज करो किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ पर जो आपका इमोशन होगा आप वहाँ जाकर हँस नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति है वहाँ हँसने की परमिशन नहीं देती है। वहाँ पर क्या करोगे? तो वहाँ पर आप अपने आँसू को व्यक्त कर सकते हो या उसको बुरा फ़ील कर सकते हो कि वहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है, तो आप सैड फ़ील कर सकते हो, वहाँ पर आप हँस नहीं सकते हो। अगर किसी का बर्थडे है या किसी की शादी है, तो वहाँ पर जाकर आप रो नहीं सकते हो। आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो जाकर रो सकते हो, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो तो आपको खुशी फ़ील होगी और वहाँ पर आप हँस सकते हो। तो एक मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ, तो जैसा सिचुएशन होता है, वैसा आपका जो इमोशन है, उसे आप व्यक्त करते हो या उसे समायोजन करते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुंठा आक्रामकता जिसे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन कहते हैं, उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है जॉन डोलार्ड, ऑप्शन बी है एडवर्ड हॉल, ऑप्शन सी है कार्टरेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल आपकी यूपी में पूछा गया था, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा जॉन डोलार्ड। जॉन डोलार्ड ने एक और सिद्धांत दिया था, याद रखना काफ़ी फेमस सिद्धांत है। जॉन डोलार्ड और मिलर ने मिलकर लर्निंग लर्निंग थ्योरी दिया था, ठीक है? लर्निंग थ्योरी। ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा नहीं जाता, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नेट जीआरएफ में पूछा गया था, लर्निंग थ्योरी को लेकर, जो कि जॉन डोलार्ड और मिलर ने दिया था। उन्होंने इसका प्रयोग अपने चूहे पे किया था, ठीक है? याद रखना स्किनर स्किनर ने प्रयोग अपने चूहे पे किया था और कबूतर पे किया था। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे जो कि जॉन डोलार्ड और मिलर, दोनों ने मिलकर अपना प्रयोग चूहे पे किया था, ठीक है? लेकिन दोनों का सिद्धांत अलग-अलग था, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना। आपके स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था और
जॉन डोनाल्ड और मिलर ने कौन-सा सिद्धांत दिया है? तो लर्निंग का सिद्धांत दिया है। लर्निंग सिद्धांत के अंदर उन्होंने 4 बुनियादी सिद्धांत बताए थे, कौन-कौन से? तो पहला आपका ड्राइव, सेकंड आपका स्क्यू, थर्ड आपका रिस्पॉन्स और चौथा आपका रिफोर्समेंट। ये 4 आपके बुनियादी सिद्धांत बताए गए थे लर्निंग के अंदर जॉन डोनाल्ड और मिलर के द्वारा। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे याद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, प्रतिबल, प्रत्याहार या ऑप्शन डी है अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाते। प्रतिबल को साइकोलॉजी में स्ट्रेस का नाम दिया गया है। तो तनाव उत्पन्न कब होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका तनाव उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आक्रमण के कारण कौन नहीं है? मतलब जो आपका एग्रेसिव है, एग्रेसिव के कारण कौन नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है शरीर क्रियात्मक तंत्र, सहज प्रवृत्ति या ऑप्शन सी है तात्मीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। कम से कम जितने लोग देख रहे हो अपना अटेंडेंस को समझ कर या मुझे मोटिवेशन के तौर पे कि आप लोग के लिए और मेहनत किया जाए, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं में एवं अभिप्रेरकों का अवरोध होने वाला उत्पन्न क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आंतरिक दबाव, कुंठा, दृढ़ या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपका जो पेपर देने जा रहे हो, जितना आपने सिलेबस जो दिया है या फिर जितना आपने मेहनत किया है, अगर आप पेपर देने जाओ और उसमें जो आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसमें क्वेश्चन बिल्कुल ना मिले, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसके कहेंगे लक्ष्य में जो आपका लक्ष्य था पेपर क्वालीफाई करना, लेकिन जो क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस या आपने जो पढ़ाई किया है, उससे क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि आपके लक्ष्य में वो बाधा हो गया और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरोध उसमें आपको उत्पन्न होने वाला फ्रस्ट्रेशन कहलाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ाई किया हुआ है और आपके पेपर में ना आए, तो आपको क्या होगा? तो आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील होगा, आपको गुस्सा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु को खोने का बोध क्या कहलाता है? निर्धनता, वचन, सामाजिक असुविधा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, वचन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है चिंता, कुंठा, संघर्ष या ऑप्शन डी है सामाजिक सहभागिता। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। प्रतिबल का मैंने जस्ट आपको बताया था कि इंग्लिश में इसको स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस होता क्या है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि दबाव का सकारात्मक पहलू को प्रतिबल कहते हैं और ये इसका 3 टाइप होते हैं। स्ट्रेस आपका 3 तरह का होता है, प्रतिबल जो होता है वो 3 तरह का होता है, इसे याद रखना। पहला आपका होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है? सेकंड क्या होता है? सेकंड आपका होता है आयतन प्रतिबल। यहाँ पर प्रतिबल ऐड कर लेना, आयतन प्रतिबल। और तीसरा आपका होता है अपरूपण। अपरूपण अपरूपण प्रतिबल। 3 होते हैं आपके। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल, तीसरा अपरूपण प्रतिबल। याद रखिएगा प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं और जो आपका प्रतिबल होता है वो दबाव के सकारात्मक पहलू को प्रतिबल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सहभागिता। जो आपको स्ट्रेस फ़ील करते हो तो जो आपका समाज है उसके कोऑपरेशन से आपका तनाव दूर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रतिबल आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसे याद रखिएगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है, जिसको तनाव फ़ील ना करता हो। चाहे आप कोई भी कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, हर किसी को तनाव है, हर किसी को स्ट्रेस है, किसी न किसी रीज़न से हर इंसान परेशान है। तो आपको बताना है कि तनाव के कारण शारीरिक रोगों की प्रतिशत कितनी है? मतलब स्ट्रेस की वजह से कितने लोग बीमार पड़ते हैं या उनको शारीरिक रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है 30 से 40%, 50 से 70%, 80 से 90% या ऑप्शन डी है 20 से 30%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 50 से लेकर 70% आपके तनाव के चलते शारीरिक रोगों से ग्रसित माने जाते हैं, लोग हो जाते हैं। इसलिए आपको तनाव ज़्यादा फ़ील नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होता, लेकिन तनाव की वजह से उनको बहुत सारे बीपी की बीमारी या बहुत तरह की बीमारी हो जाती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। तो बी कूल होना चाहिए और जो भी काम है खुद से करना है। तो टेंशन ना लेने की वजह से आप आराम से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो और टेंशन जितना भी कम लोगे उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता संज्ञानात्मक थ्योरी किसने दिया है, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, तो इसका राइट आंसर कुछ और होता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे सिर्फ पूछ लेता कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर कुछ और होता। अगर ये सिर्फ दबाव यहाँ से ऐड हो गया है, इसलिए इसका आंसर कुछ और होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? तो लेजरस, स्पीयरमैन, थॉर्स्टन या थॉर्नडाइक। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके पियाजे ने दिया था, इसे याद रखिएगा। लेकिन दबाव से आपसे पूछा जा रहा है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजरस, ठीक है। इनका फुल नेम क्या था? तो इनका फुल नेम था रिचर्ड लाजर। यहाँ पर गलत लिखा है, लेजर नहीं होगा, लाजर होगा, ठीक है। रिचर्ड लाजर, ठीक है। रिचर्ड लाजर ने संज्ञानात्मक दबाव की अवधारणा कब दिया था? तो 1966 में दिया था, इसे याद रखिएगा। इस थ्योरी के अनुसार तनाव को व्यक्ति पर रखी गई मांगों और उससे निपटने के लिए व्यक्ति के संसाधनों के बीच असंतुलन के रूप में माना जाता है। आपसे 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो आपको रिचर्ड लोजर ने दिया। कब दिया? तो 1966 में दिया। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि संज्ञानात्मक सिद्धांत सिर्फ़ किसने दिया? तो पियाजे होगा। ध्यान से दोनों में डिफरेंस समझ लेना, नहीं तो आपसे दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछेगा और जाकर आप पियाजे टिक आउट कर दोगे। तो इसे ज़रूर डिफरेंट को नोट डाउन कर लेना अपने पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? पहला ऑप्शन है दृढ़, कुंठा, शोर या ऑप्शन डी है आंतरिक दबाव। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, शोर। क्योंकि कोई भी प्रतिबल, कोई भी स्ट्रेस चिल्लाने से या शोर मचाने से उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। जो भी आपके मन, मस्तिष्क से होता है, उसमें जहाँ भी न्यूरो वर्ड दिखे, उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपका जो न्यूरो होता है, वो आपके मन और मस्तिष्क का तंत्र का अध्ययन किया जाता है आपके न्यूरो के अंदर। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? मतलब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा मानव निर्मित प्रतिबल है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है? तो चक्रवात मानव नहीं बनाया हुआ है, भूकंप भी आपका नेचुरल है, इंसान ने नहीं बनाया हुआ है और बाढ़ भी आपका नेचुरल नहीं है। बाढ़ भी आपका नेचुरल है और भूकंप, चक्रवात ये तीनों आपके नेचुरल है, जो कि आपके मानव निर्मित प्रतिबल नहीं माना जाएगा। तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण आपका मानव निर्मित है। प्रदूषण इंसान ने बनाया हुआ है, चाहे वो आग जलाना हो, चाहे कोई केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला धुआँ हो, ये सब चीज़ आपके मानव निर्मित है।
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? तो जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नकारात्मक और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो डी स्ट्रेस होगा, और पॉजिटिव क्या होगा? तो यू स्ट्रेस होगा। इसे याद रखना, डी स्ट्रेस नेगेटिव और पॉजिटिव आपका यू स्ट्रेस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत दिया गया है, इसे आप सही कर लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका यही होगा, इसे ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चिंतन, स्थिरीकरण, अनुकरण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स टोटल 53 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। कल के वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे पूरा कंप्लीटली, क्योंकि अभी मुझे और भी कुछ काम है, मुझे जाना है कुछ बिहारिस ऑफिस में। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो मैंने कल के वीडियो अपलोड किया हुआ है तुक्का लगाने का और पेपर की तैयारी कैसे करनी है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जो आप उसमें गलती करते हो पेपर देने से पहले, उसमें मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में बताया हुआ है कि आप कौन-सा गलती मत करना, कौन से पेपर सबसे पहले आपको स्टार्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो वीडियो ज़रूर आप देख लेना। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके प्रैक्टिस सेट या नोट्स ले सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप खुद आइडिया नहीं लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। क्योंकि आप दिन भर जितना भी पढ़ लो, कितना भी थ्योरी रट्टा मार लो, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करते हो, तो आपका ओवरऑल स्कोर क्या आ रहा है, आप उससे जज कर पाते हो। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ ज़रूर कंप्लीट कर लेना। कोई कुछ भी कंप्लीट करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो जो भी मैंने वीडियो अपलोड करे हुए हैं एनसीईआरटी का स्पेशली, हर एक वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करना। 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखना, हर एक क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये 100% पूछे भी जाएँगे। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।